दोस्तों, इतिहास में वैसे तो हजारों युद्धों का जिक्र है, लेकिन असल में वही युद्ध याद रखे जाते हैं जो बिल्कुल असंभव लगते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही युद्ध की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने वीरता, साहस और युद्ध के सारे गणित, सारे इक्वेशंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, 1 जनवरी 1818 की वो कड़ाके की ठंड वाली सुबह, पुणे के पास बहने वाली भीमा नदी का किनारा और आमने सामने खड़ी 2 सेनाएं। यहाँ जो कुछ भी होने वाला था ना, वो इतिहास को पूरी तरह से पलटने वाला था। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही कितनी चौंकाने वाली है। एक तरफ खड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री, और इस सेना में कितने सैनिक थे पता है? सिर्फ 500। जी हाँ, महज 500 सैनिक जो महार समुदाय से थे। एक तरफ सिर्फ 500 लोग, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और दूसरी तरफ खड़ी थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की एक विशाल फौज। और इसमें सैनिक कितने थे? 28,000। जरा इस फर्क को समझिए। इन 28,000 में खूंखार घुड़सवार, भारी पैदल सेना और एक बेहद खतरनाक तोपखाना शामिल था। ये कोई आम सेना नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा जनसैलाब था जो इन 500 लोगों के सामने खड़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस असंभव मुकाबले की। कागज पर देखें तो ये कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक तरह की गणितीय आत्महत्या थी। एक छोटी सी लहर जो एक विशाल समंदर से टकराने जा रही थी। लेकिन आखिर इन 500 सैनिकों के अंदर वो कौन सी आग थी जो उन्हें यहाँ तक खींच लाई? इसे जानने के लिए हमें उस दौर के सामाजिक संदर्भ को समझना होगा। उस युग की जो सच्चाई थी ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक पेशवा शासन में महार समुदाय को भयंकर सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ता था। उन्हें बुनियादी मानवीय गरिमा यानी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी तक नहीं दी गई थी। बस इस बात की कल्पना कीजिए कि किसी को अपने गले में मिट्टी का एक मटका बांधकर चलना पड़े ताकि उनका थूक जमीन पर गिरकर उसे अपवित्र न कर दे, और अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए कमर पर एक झाड़ू बांधनी पड़े। पीने के साफ पानी तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। भले ही उनके शरीर को गुलाम बना दिया गया था, लेकिन सदियों के इस अमानवीय व्यवहार की वजह से ना उनकी आत्मा के अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी धधक रहा था। अब यहाँ पर एक बेहद लाजमी सा सवाल उठता है, जब सामने 28,000 की सेना मौत बनकर खड़ी हो, पेट में अन्न का एक दाना ना हो और प्यास से होंठ सूख रहे हों, तो आखिर वो वहाँ रुके क्यों? कोई भी आम इंसान होता तो शायद वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेता, है ना? फिर वे 500 सैनिक उस मैदान में डटे क्यों रहे? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वे असल में लड़ किसके लिए रहे थे। देखिए, जब अंग्रेजों को पेशवाओं के खिलाफ मदद चाहिए थी, तब महार समुदाय आगे आया। उन्होंने ब्रिटिश वर्दी जरूर पहनी थी, लेकिन वे किसी साम्राज्य के लिए या अंग्रेजों के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। वे तो अपनी खोई हुई अस्मिता, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। ये लड़ाई उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह थी जिसने उन्हें सदियों से कुचल कर रखा था। तो चलिए अब घटनाक्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनका वो थका देने वाला मार्च, जो युद्ध से पहले ही उनके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 31 दिसंबर 1817 की रात को इन 500 सैनिकों ने शिरूर से अपना मार्च शुरू किया था, और वो भी घने अंधेरे में। उन्होंने लगातार 27 मील का लंबा सफर पैदल ही तय किया। जरा सोचिए, जब वे 1 जनवरी की सुबह भीमा नदी के किनारे पहुंचे होंगे तो वे किस कदर थके हुए थे, भूखे थे और प्यास से बेहाल थे। और इसी जर्जर हालत में सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने देखा कि नदी के उस पार 28,000 सैनिकों की विशाल पेशवा सेना चींटियों की तरह फैली हुई थी। और फिर शुरू होता है वो 12 घंटे का महासंग्राम। पेशवा सेना को तो यही लग रहा था कि यह युद्ध 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही सूरज निकला, तोप का पहला गोला दागा गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी जमीन कांप उठी। पेशवा के घुड़सवार उन 500 लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि सूरज बिल्कुल छिप गया और दिन के उजाले में ही घुप अंधेरा छा गया। युद्ध का वो शुरुआती मंजर ही किसी को भी डराने के लिए काफी था, और इन सैनिकों के उस अटल निश्चय को शब्दों में बयान करना वाकई मुश्किल है। वो अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। जैसे जैसे दिन बीता और उनका गोला बारूद खत्म हो गया, तो उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं। जब तलवारें टूट गईं तो वे खंजर लेकर टूट पड़े। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब खंजर भी हाथ से छूट गए तो वे अपने खाली हाथों से ही दुश्मनों से भिड़ गए। भूख प्यास से सूख चुके उन शरीरों में न जाने कहां से ऐसी शक्ति आ गई थी कि एक एक सैनिक 10 से 20 दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था।
इतिहास में जिक्र आता है कि पेशवा ने अपने सबसे खूंखार और खतरनाक माने जाने वाले अरब सैनिकों को भी हमले के लिए भेज दिया था, लेकिन उन 500 वीरों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। जो भीमा नदी सुबह तक बिल्कुल शांत और साफ बह रही थी ना, दोपहर होते होते उसका पानी पूरी तरह से खून से लाल हो चुका था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शाम ढलने लगी, लगातार 12 घंटे का वो भीषण युद्ध हो चुका था। इतनी बड़ी फौज और खतरनाक तोपखाना होने के बावजूद वो इन मुट्ठी भर लोगों को हरा नहीं पा रहे थे। इसके बाद पेशवा की सेना में एक भयंकर खौफ फैल गया। अंत में अपने सारे अहंकार के बावजूद पेशवा बाजीराव को रात के अंधेरे में वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस अविश्वसनीय जीत के बाद क्या हुआ? आइए इस घटना की एक अमिट विरासत पर नजर डालते हैं। इस युद्ध के बाद उन शहीद महार सैनिकों के इस अद्भुत शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अंग्रेजों ने वहां एक 70 फुट ऊंचा विजय स्तंभ बनवाया, जिसे आज हम रणस्तंभ के नाम से जानते हैं। यह स्तंभ आज भी उन वीरों की बहादुरी का एक मूक लेकिन बेहद शक्तिशाली गवाह बनकर खड़ा है। और इस जगह का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस रणस्तंभ का दौरा किया। वहां जाकर उन्होंने दुनिया से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये हमारा असली इतिहास है, ये हमारी शौर्य गाथा है। उनका वहां आना उस जगह को उन साधारण इंसानों के सम्मान का प्रतीक बना गया, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से खुद को एक ऐसी व्यवस्था से ऊपर उठा लिया था जो उन्हें इंसान तक नहीं मानती थी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जब भी हम भीमा कोरे गांव के उस 70 फुट ऊंचे रणस्तंभ को देखते हैं तो क्या लगता है, क्या युद्ध सिर्फ सैनिकों की विशाल संख्या और अत्याधुनिक हथियारों से ही जीते जाते हैं, या फिर एक अटूट आत्मसम्मान, साहस और खोई हुई गरिमा को वापस पाने की वो बेतहाशा जिद दुनिया की किसी भी असंभव सी दिखने वाली ताकत को हरा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा गूंजता रहेगा। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।